नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल PK UPPCL SSO पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर कृपया लॉकशीट के बारे में बताएं, जो सब स्टेशंस की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तिका होती है। आखिर इस पर क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ दोस्तों आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि लॉकशीट पे डेली क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। और हर महीने का लॉकशीट अलग अलग होता है, जिसमें 31 पेज होते हैं। सभी पेजों पे प्रत्येक अलग अलग दिनों का ब्यौरा लिखा जाता है कि कितने समय पे कितनी इनकमिंग पे कितना एम्पियर करंट रहा, कितना वोल्टेज रहा, और उससे संबंधित फीडरों पे कितना लोड रहा। ये सारी चीज़ों को हम दर्शाते हैं इन लॉकशीट में। लॉकशीट एक सब स्टेशन की महत्वपूर्ण पुस्तिका है, जिसके उपरांत अगर किसी भी दिन की अगर जानकारी हमें लेनी हो तो हम उस लॉकशीट के उस दिन को खोलकर उतने समय पे कितना वोल्टेज मैक्सिमम रहा और कितना हमारा जो लोड रहा हमारा इनकमिंग्स पे या फिर फीडरों पे, इसकी सारी हमें गणना करने में आसानी रहती है, वो भी लॉकशीटों के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आइए आपको शॉर्ट्स में बताता हूँ इस पर क्या क्या लिखा होता है। सबसे पहले इस पर जो सब स्टेशंस के नाम होते हैं उसको दर्शाया था कि सब स्टेशन का ये है लॉकशीट, उस पर नाम लिखते हैं मैनुअली। 21 डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न, आखिर किस डिवीज़न के अंतर्गत, किस विद्युत वितरण खंड के अंतर्गत है, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। ये देखिए टैप पोजीशन, ट्रांसफार्मर में मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा दोस्तों कि टैप पोजीशन क्या होता है, टैप का वर्क क्या होता है ट्रांसफार्मर में। उस टैप पोजीशन को यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे कितना पावर का ट्रांसफार्मर उसका MVA, और उसके आगे यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं इतने टैप पे इसमें चल रहा है ट्रांसफार्मर। ये नंबर दूसरे नंबर के ट्रांसफार्मर के लिए है। फिर उस दिन का जो आपका दिनांक है, फिर वो कौन सा दिन है, इसको लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इनकमिंग फीडर नंबर 1, जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर से आउटगोइंग निकल के 11,000 आती है, वो सारी इनकमिंग्स में जाके जुड़ती हैं। इसमें हम टाइमिंग समय देखें 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते हुए पूरा आपका 24 रात पूरा 24 घंटे के लिए ये पूरा लॉकशीट बना होता है। उसमें देखिए ये वोल्टेज इन केवी में लिखा होता है, जिसमें वोल्टेज की गणना की जाती है कि 1 बजे कितना वोल्टेज रहा। और उसके बाद पावर फैक्टर है, PF में पावर फैक्टर भरा जाता है। इसको देखकर अपने जो आपका ट्राईवेक्टर मीटर लगा होता है पैनलों पे, उसको देखकर बनाते हैं PF मतलब पावर फैक्टर, उसको लिखते हैं हर घंटे का। फिर एम्पियर जो है kWh रीडिंग, उस समय कितना यूनिट रीडिंग रहा था, ये MWH में होता है, ठीक है, मेगावाट आवर में, किलोवाट आवर नहीं होता। तो ये उसमें MWH में रीडिंग लिखते हैं। RY मतलब 2 फेसों पर कितना लोड रहा, RY ये एम्पियर, उसको लिखते हैं। अब इसमें किस लोगों ने पूछेंगे कि RY के बाद B क्यों नहीं लिखा रहता, क्योंकि हम एक नियम हम जानते हैं विद्युत का कि इसमें अगर 2 फेज है, RY सिंक्रोनाइज है, तो तीसरी फेज स्वतः ही सिंक्रोनाइज हो जाएगी, जो इसलिए B फेज को नहीं लिखते। 2 फेज होते हैं तो तीसरा फेज भी लगभग इन्हीं के आसपास ही कुछ एम्पियर कम चलता है लोड। फिर आते हैं इनकमिंग नंबर 2 पे, तो उस पर वोल्टेज उसका लिखते हैं, इसका पावर फैक्टर, उस पर दोनों फेज़ों का कितना लोड जा रहा है। उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ फीडर, जो इनकमिंग 1 का है उसका पहले नंबर यहाँ फीडर का नाम लिख देंगे। फिर जितने फीडर उसका नाम ऐसे वो लिखते हुए चले जाते हैं। फिर यहाँ से हम आते हैं उस फीडर पे उस समय 1 बजे 2 बजे 3 बजे कितना लोड रहा, उसके सामने इस चीज़ को लिख देते हैं। ऐसे लिखते हुए यहाँ से आते हैं दोस्तों। फिर यहाँ आते लिखा है, देखिए टैप ऑफ मेन ट्रांसफार्मर नंबर, इसका टैप में होता है टेम्परेचर ऑफ मेन ट्रांसफार्मर नंबर 1। तो टेम्परेचर यहाँ हम जाते हैं तो हमने WTI OTI पर एक वीडियो बनाया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जाकर जो ऑपरेटर होते हैं वो ट्रांसफार्मर के OTI को देखते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर को, तो वो टेम्परेचर ऑफ मेन ट्रांसफार्मर नंबर 1, अब उसी को यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। तो फिर यहाँ पे आपका दूसरे नंबर ट्रांसफार्मर को लिखते हैं। फिर DC वोल्टेज, क्योंकि जो हमारे जो सब स्टेशन में बैटरियाँ होती हैं, DC बैटरियाँ 24 वोल्ट आउटपुट देती हैं। वो क्यों? क्योंकि पैनलों पे लगे हुए जितने भी हमारे जो मैकेनिज्म, जैसे चाहे वो आपका इंडिकेटर बल्ब्स हो, चाहे उसके अंदर MCB हो, चाहे उसका रिले, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पैनल पे लगा हुआ रिले, वो 24 वोल्ट के होते हैं, इसलिए DC वोल्टेज को 24 यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ रिमार्क लिखते हैं, कितने बजे सप्लाई सब स्टेशन पे आई, कितने बजे गई, उन सभी का ब्यौरा लिखा जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों सिग्नेचर ऑफ JI, यहाँ अवर अभियंता या जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे हस्ताक्षर होता है उस दिन का। सिग्नेचर ऑफ JI या SSO, यहाँ पर आपका SSO जिनकी ड्यूटी होती है 8 घंटे की 0 से 8 के बीच, वो SSO में ड्यूटी, उनके बाद के SSO की ड्यूटी की सिग्नेचर, फिर उनके बाद की SSO की सिग्नेचर होती है। फिर आता है ये अब्स्ट्रैक्ट वाला हिस्सा दोस्तों,
जिसमें नेम ऑफ फीडर, इनकमिंग नंबर फीडर 1 नंबर 2, फिर इसके नीचे जितने सारे फीडर्स होते हैं उनको लिख दिया जाता है। यहाँ ओवर करेंट नल फाल्ट, अगर उस दिन जो आप लार्क शीट भर रहे हैं जिस दिन का, अगर उसमें फीडरों पे अगर कोई फाल्ट आ रही है, ओवर करेंट नल फाल्ट, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसको यहाँ से इस पर कि कितनी बार हुआ, 1 बार, अर्थ फाल्ट 2 बार, 1 बार, जितनी बार होगा। ओसी मतलब ओवर करंट, ईएफ मतलब अर्थ फाल्ट, टोटल कितनी बार उस दिन हुआ इसको लिखते हैं। लोड मैक्सिमम उस दिन कितना रहा, KWH उस दिन का पूरा रीडिंग लिखा जाता है, यूनिट ये कितना चला है आपका रीडिंग उसको लिखते हैं। कितने यूनिट रिसीव हुई थी, कितना सोल्ड हुई है, कितना डिफरेंस, उसका परसेंटेज लाग निकाल के लिख दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका लार्क शीट का ब्यौरा और कैसे लार्क शीट को भरते हैं। और दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर TG2 का कार्य क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, TG2 का फुल फॉर्म होता है टेक्नीशियन ग्रेड 2, जिससे आप मल्टीपल वर्क कराए जाते हैं पावर कॉर्पोरेशन में। जैसे उनका ऑपरेटिंग सब स्टेशन ऑपरेटर SSO के रूप में, आपका DMT मीटर टेस्ट में TG2 के तौर पे वहाँ पे टेक्नीशियन के तौर पे, और आपका फील्ड में रिवेन्यू का कार्य कराया जाता है। काउंटर पे उनकी ID चलाई जाती है जिससे बिल जमा किया जाता है। यही 2-4 काम इनसे महत्वपूर्ण रूप से कराया जाता है। तो सबसे पहला काम इनसे ऑपरेटिंग का कराया जाता है, दूसरा काम इनकी ID चलती है जिसमें बिल जमा होता है, तीसरा काम मीटर एंड टेस्ट डिपार्टमेंट होती है जिसमें मीटरिंग का काम किया जाता है। वहाँ से इनका टेक्नीशियन का वर्क होता है, इनको मीटर लगाने का काम दिया जाता है। इनके साथ किसी की कहीं अगर सब स्टेशन पर कुछ खराबी हो तो वहाँ टेक्नीशियन के रूप में इनका काम लिया जाता है। और फील्ड में रिवेन्यू राजस्व वसूली के रूप में नोडल अधिकारी का इनको किया जाता है, इनका नियुक्ति किया जाता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सर TG2 को क्या प्रभारी जेई कहते हैं। तो एडिशनल जूनियर इंजीनियर कहने को तो कहा जा सकता है, लेकिन अभी इसका ऑफिशियली कोई जानकारी होती, कोई ऑफिशियली इनको नहीं अभी तो कोई ऐसा प्रदान किया गया है कि जिनसे इनको एडिशनल जेई कहा जा सके। लेकिन हाँ, विशेष परिस्थितियों में जब अवर अभियंता कहीं पे अनुपस्थित हो किसी सब स्टेशन पे कई दिनों तक, तो वहाँ पे TG2 को जिम्मेदारी दी जाती है। तब वहाँ पे एक्शन लेटर बनाकर उनको एडिशनल जेई के तौर पे कार्ययुक्त करते हैं। लेकिन कुछ सारी शक्तियाँ जो जेई की होती हैं वो उन्हें नहीं दी जाती हैं। बस विशेष तौर पे उन्हें देख रेख के लिए सब स्टेशनों की निगरानी हेतु उनका एडिशनल जेई के रूप में उनका नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही बस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे दोस्तों मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपको अच्छे इसी तरह सब स्टेशन से जुड़े बहुत सारे मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहूँगा दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।